Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to your KPKNR channel. Hi dears, my name is Said Anwar Sarwar and you are watching KPKNR. जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने पिछले वीडियोज़ में HN यूनिट नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर डिस्कस किए लाइक स्टोमाटाइटिस, ओरल कैंसर, सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर, गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिसऑर्डर, हाइड्रल हर्निया, एकिलेक्सिया। और आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम 2 लास्ट डिसऑर्डर को डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड एसोफेजियल डाइवर्टिकुलम और एसोफेजियल कैंसर या ट्यूमर को। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोज़ ना देखी तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे या आप चैनल पर डायरेक्टली भी विजिट कर सकते हैं और इन सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसोफेजियल diverticulum. What is the meaning of esophageal diverticulum? What is the definition and what is sign and symptom treatment, pathophysiology, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में। ओके जी, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्टिकुलम? प्लीज़ अपने साथ कॉपी और पेन उठाइए, जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट या एमसीक्यूज बताता हूँ अपने साथ नोट कीजिए। डाइवर्टिकुलम इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स एस्केप और आउट पॉचिंग। ये हमारे पास लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि एस्केप या आउट पॉचिंग। तो मतलब ये हुआ कि जब हमारी बॉडी में किसी ऑर्गन के सेल एबनॉर्मली फिजिकली बैलून की तरह बाहर निकले तो उसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुलम। यहाँ हम एसोफेजियल डाइवर्टिकुलम को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हॉलो दूसरे ऑर्गन में भी हो सकता है या डाइवर्टिकुलम लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट। एसोफेजियल डाइवर्टिकुलम इज इन आउट पॉचिंग ऑफ म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा थ्रू अ वीक पोर्शन ऑफ द मस्कुलेचर इन द एसोफेगस। ये तो आप लोग जानते हैं कि हमारा एसोफेगस में म्यूकोसा सेल या सब म्यूकोसा सेल पाए जाते हैं। तो जब उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो उसके सेल बाहर निकल आते हैं, लेकिन कौन सी जगह से बाहर निकल आते हैं? बिकॉज एसोफेगस के इर्द गिर्द तो मसल्स भी पाए जाते हैं थ्रू अ वीक पोर्शन ऑफ द मस्कुलेचर इन द एसोफेगस। एसोफेगस की वीक मसल में से ये सेल बाहर निकल आते हैं, बैलून लाइक शेप बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एसोफेजियल डाइवर्टिकुलम्स। ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स टाइप्स। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है, अपने साथ नोट कीजिए। जिंगर डाइवर्टिकुलम सबसे इंपॉर्टेंट डाइवर्टिकुलम्स है और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन डाइवर्टिकुलम्स है। डेफिनेशन अपने साथ नोट कीजिए कि इट इज़ इन आउट पाउचिंग दैट अकर एट द जंक्शन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द थ्रोट एंड द अपर पार्ट ऑफ द एसोफेगस। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि वो कौन सा डाइवर्टिकुलम है, कौन सा टाइप ऑफ डाइवर्टिकुलम है जो कि बिल्कुल जंक्शन इनके दरमियान में पाया जाता है, थ्रोट के लोअर हिस्से में और एसोफेगस के अपर हिस्से में। इट इज़ कॉल्ड जिंगर डाइवर्टिकुलम, अपने साथ नोट कीजिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इट इज़ अकर अबव द सर्कोपेरेंजियल मसल्स, बिल्कुल सर्कोपेरेंजियल मसल्स के ऊपर होता है। और ये मसल कहाँ पर पाए जाते हैं? थ्रोट और एसोफेगस के दरमियान। तो ये हमारे पास जिंगर डाइवर्टिकुलम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सर्कोपेरेंजियल मसल के ऊपर मसल में कोई वीकनेस आ जाए तो ये सेल्स बाहर एस्केप होते हैं, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के सेल्स। ओके जी, नाउ इट इज़ अ कॉमन टाइप। ये हमारे पास मोस्टली कॉमन टाइप है, बहुत ज़्यादा होता है, कॉमन पाया जाता है। अकरिंग इन द अपर एरिया ऑफ द एसोफेगस। तो ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिफाइन किया कि हमारे पास थ्रोट के लोअर हिस्से और एसोफेगस के अपर हिस्से में पाया जाता है। इन द पीपल अबाउट द 60 जिनका उम्र 60 से ज़्यादा है, बिकॉज उसके जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। अदर टाइप्स कौन से हैं? मिड एसोफेजियल्स। तो ये हमारे पास बिल्कुल एसोफेगस के मिड में पाया जाता है, ये भी अपने साथ नोट कीजिए। और ये हमारे पास बहुत रेयर होता है और इसके कुछ खास साइन सिम्टम नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ जो सिम्टम पाए जाते हैं वो हमारे पास है रिगर्गेटेशन, डिस्पेजिया, नॉर्मल जो साइन सिम्टम पाए जाते हैं। इसके अलावा एपिप्रेनिक भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डाइवर्टिकुलम्स है और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं और ये एमसीक्यूज में आता है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड पल्सेशन डाइवर्टिकुलम्स, PULSION, पल्सेशन डाइवर्टिकुलम्स। और ये हमारे पास डिस्टल पोर्शन पर होता है एसोफेगस पर। और इसके अलावा इंट्राम्यूरल डाइवर्टिकुलम्स, बिल्कुल इंटेस्टाइन की तरफ जो डाइवर्टिकुलम पाया जाता है उसको हम इंट्राम्यूरल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। और जो एक्स्ट्राम्यूरल जो होता है इंटेस्टाइन से बाहर जो डाइवर्टिकुलम पाया जाता है, तो ये हमारे पास जो डाइवर्टिकुलम है ये बिल्कुल इंटेस्टाइन की तरफ निकल आता है, तो इसको हम इंट्राम्यूरल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं। ओके जी, काजेस क्या हो सकते हैं? व्हाट इज़ द काजेस ऑफ डाइवर्टिकुलम? नंबर 1, इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ द लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर्स और मोटर डिसऑर्डर ऑफ द एसोफेगस। ये जो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर्स है इसकी वजह से एकिलेक्सिया भी होता है
और गर्ट जो गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिसऑर्डर है वो भी हो सकता है, और इसके अलावा सुपीरियर डायवर्टिकुलम भी हो सकता है। तो ये लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब ये अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा हमारे एसोफेगस के ऊपर, और उसकी वजह से जो सेल्स होते हैं वीक मसल्स के ज़रिए बाहर आउट पहुँचेंगे, इसके एस्केप होंगे, बाहर निकलेंगे। और या इसके अलावा मोटर डिसऑर्डर ऑफ द एसोफेगस है। एसोफेगस के मसल में जब कोई मोटर डिसऑर्डर हो, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, एज रिलेटेड चेंजेस इन द एसोफेगस है, तो वक्त के साथ मसल्स में वीकनेस आ जाते हैं, और उसकी वजह से इम्यून सिस्टम में भी वीकनेस हो सकता है। तो उसकी वजह से मसल्स की वीकनेस की वजह से सेल इजी तरह बाहर निकल सकते हैं। Now we are going to discuss about clinical manifestation और sign and symptom for diverticulum। बहुत ही ईजी है, सारे रिलेटेड है एसोफेगस और डाइजेशन के साथ। डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, जिसको हम डिस्पीजिया भी कहते हैं मेडिकल टर्म्स, तो पेशेंट को मसला होगा स्वॉल्विंग का, बिकॉज स्पेशली जिंगर डाइवर्टिकुलम के केस में जो कि थ्रोट के साथ ही आउट पाउचिंग होता है, सेल्स का एस्केप होती है सेल्स। फुलनेस इन द नेक, इस तरह महसूस होगा जैसे कि कोई भारी चीज़ पहने हुए नेक में। बेल्चिंग यानी कि एयर आएगा स्टोमक से मौत की तरफ, जिसको हम डकारी भी कहते हैं उर्दू में। रिगर्गेटेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, और सारे जो फूड कंटेंट होते हैं एबनॉर्मली मौत की तरफ आएंगे। गर्गलिंग नॉइसेस आफ्टर ईटिंग, जब हम कुछ खाते या पीते हैं तो आवाज़ भी आना शुरू होता है। अनडाइजेस्टेड फूड रिगर्गेटेशन व्हेन इट इज़ इन रिकम्बिनेंट पोजीशन, तो जब पेशेंट रिकम्बिनेंट पोजीशन का मतलब होता है सोने के स्टाइल में जब कोई बंदा बैठ जाए तो उसको बहुत ज़्यादा रिगर्गेटेशन का मसला होगा। हेलिट्रोसिस, एबनॉर्मल स्मेल या सोर टेस्ट इन द माउथ, और माउथ में सोर टेस्ट फील करेगा। तो ये सारे हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। नाउ डायग्नोसिस, किस तरह हम डायग्नोस कर सकते हैं। बेरियम स्वॉल्विंग टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट नेचर एंड लोकेशन ऑफ द डाइवर्टिकुलम्स, ये एमसीक्यूज के लिहाज से अपने साथ नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है डाइवर्टिकुलम के लिए वो है बेरियम स्वॉल्विंग का। थोड़ा सा बेरियम का लिक्विड पिलाया जाता है ताकि एग्जैक्ट लोकेशन नेचर को मालूम कर सके कि कौन सा टाइप का डाइवर्टिकुलम है और मसला कहाँ पर है। और इस तरह हमने एकेलेक्सिया के केस में पढ़ा था कौन सा, मनोमेट्रिक का। मनोमेट्रिक हमारे पास एग्जैक्टली डायग्नोस ये कंफर्म करता है कि इसको एकेलेक्सिया का मसला भी है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। और मनोमेट्रिक का भी हम स्टडी कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक का यूज़ कर सकते हैं डाइवर्टिकुलम के लिए। एसोफेगोस्कोपी इज यूजुअली contraindicated due to danger to perform of the diverticulums, perforation of diverticulums। तो नॉर्मली हम एसोफेगोस्कोपी का इस्तेमाल नहीं करते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हम इसका यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये हमारे पास डाइवर्टिकुलम परफोरेशन के लिए डेंजर साबित हो सकता है। सारे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है, और ये भी आप लोगों ने इंपॉर्टेंट इसकी याद रखना है कि एसोफेगोस्कोपी को हम नॉर्मल यूज़ नहीं करते, और जो मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं वो है बेरियम स्वॉल्विंग। मेडिकल मैनेजमेंट बहुत ही ईजी है। मैनेजमेंट ऑफ द सिम्टम्स सच इज डिस्पीजिया एंड चेस्ट पेन, तो नर्स को चाहिए कि पेशेंट को सॉफ्ट फूड वगैरह अलाउ करे और फ्लूइड वगैरह अलाउ करे ताकि स्वॉल्विंग में हेल्प मिल सके, और चेस्ट पेन किलर दे। और इसके अलावा इंट्राम्यूरल डाइवर्टिकुलम यूजुअली रिग्रेस आफ्टर एसोफेजियल स्ट्रक्चर इज डायलेटेड, तो जब एसोफेगस नैरो हो जाए और उसके बाद हम उसको डायलेट करें तो उसके बाद इंट्राम्यूरल डाइवर्टिकुलम का मसला हो सकता है या रिटर्न वापस होता है ये मसला, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और इसके अलावा सर्जरी इज़ इंडिकेटेड इफ द सिम्टम्स आर ट्रबलसम एंड बिकमिंग वर्स, अगर डाइवर्टिकुलम बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए और साइन सिम्टम बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में हो जाए तो उसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास है सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके जी, नर्सिंग डायग्नोसिस है। एक नर्स किसी पेशेंट में किस तरह डाइवर्टिकुलम को डायग्नोस कर सकता है कि इसको डाइवर्टिकुलम का डिसऑर्डर है। ओके जी, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर 1, इम्पायर्ड स्वॉल्विंग, जब आप उसका इंटरव्यू करेंगे, असेसमेंट करेंगे तो पेशेंट को डिस्पीजिया होगा, स्वॉल्विंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आएंगे। रिलेटेड टू पेरो एसोफेजियल पल्सेशन डाइवर्टिकुलम, किसकी वजह से, डाइवर्टिकुलम की वजह से। एविडेंस बाय डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, रिगर्गेटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड गर्गलिंग नॉइसेस आफ्टर ईटिंग, तो एविडेंस क्या होंगे, सबूत क्या होंगे। जब वो कुछ खाएगा पिएगा तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा ड्यूरिंग स्वॉल्विंग का। रिगर्गेटेशन, फूड कंटेंट भी ऊपर आएंगे माउथ की तरफ स्टोमक से। और गर्गलिंग नॉइसेस आफ्टर ईटिंग, जब भी वो कुछ खाएगा तो स्टोमक में नॉइजेज या आवाज़ें सुनाई देंगे। तो ये सारे हमारे पास डायग्नोसिस है, नर्स डायग्नोस कर सकता है। नंबर 2 क्या है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, पेशेंट को इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का सामना होगा।
होगी जी। लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पेरोएसोफेजियल पल्सेशन डायवर्टिकुलम एविडेंस बाय वेट लॉस एनोरेक्सिया एंड एडिक्वेट डायरी इंटेक। तो पेशेंट को एम्बेलेंस न्यूट्रिशन का सामना इस तरह होगा, सबूत क्या होंगे कि उसका वेट बहुत लॉस होगा और उसकी वजह से वो कुछ सही तरीके से डायवर्टिकुलम की वजह से ड्यूरिंग स्वॉल्विंग डिफिकल्टी की वजह से वो कुछ नहीं खाएगा, वो मतलब उसका दिल नहीं चाहेगा, इनएडिक्वेट डायरी इंटेक और पूरी तरीके से गुड एटीपी न्यूट्रिशन है वो नहीं ले सकेगा। तो ये सारे हमारे पास एम्बेलेंस न्यूट्रिशन में आते हैं। रेस्ट फॉर एस्पायरेशन रिलेटेड टू परसेशन डायवर्टिकुलम एविडेंस बाय डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग रिगर्गेटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड कफिंग। तो ये फिर वही बात को उसको एस्पायरेशन का मसला भी हो सकता है, मतलब कि जो भी उसने खाया होता है पिया होता है वो जो ट्रिक है वहाँ पर जा सकते हैं और उसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन स्वॉल्विंग रिगर्गेटेशन अनडाइजेस्टेड फूड एंड कफिंग, ये सारे हमारे पास एविडेंस है एस्पायरेशन के। इसके अलावा एंजाइटी भी, डिप्रेशन और स्ट्रेस भी हो सकता है पेशेंट को रिलेटेड टू रेस्टलेसनेस एंड इंक्रीज हार्ट रेट। एविडेंस क्या है, उसका हार्ट रेट इंक्रीज होगा, वो अच्छी तरीके से आराम नहीं कर पाएगा। उसके अलावा फेयर्स खौफ होंगे कि मुझे क्या मसला है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ डायवर्टिकुलम एविडेंस बाय सर्जिकल वॉन्ट साइट ड्रेनेज फेवर एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल काउंट। तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, रिस्क होता है जब आफ्टर सर्जरी अगर आप अच्छी तरीके से पेशेंट का ख्याल ना रख पाए, अगर आप ख्याल भी रख पाए तो इन्फेक्शन का मसला हो सकता है फेवर का, और वाइट ब्लड सेल भी बहुत ज़्यादा सिक्रेट प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, एक नर्स किस तरह मैनेज कर सकते हैं इन सारे प्रॉब्लम को। नंबर 1, डाइट का प्रॉब्लम उसको चाहिए कि वो हल करे। पेशेंट विद डायवर्टिकुलम शुड बी एडवाइज टू कंज्यूम हाई फाइबर डाइट टू प्रिवेंट constipation, they reduce the pressure on the diverticulum. Additionally, the patient may need to avoid the certain food that irritate the diverticulum, such as seed, nuts and पॉपकॉर्नस। तो एक नर्स को चाहिए कि पेशेंट को अच्छा डाइट प्रोवाइड करे, उसको एजुकेट करे और उसको अच्छी तरीके से गाइड करे कि कौन सा सॉफ्ट फूड आपने लेना होता है और इसके अलावा हाई पावर फूड आपने लेना होता है ताकि कंस्टिपेशन का मसला ना हो। और वो सारे फूड को आपने अवॉइड करना है जो कि एसिडिटी को इंक्रीज़ करता है या इसके अलावा ड्यूरिंग स्वॉलिंग अगर आपको इरिटेट करे। तो ये सारे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डाइट आपने प्रोवाइड करने होते हैं। मेडिकेशन, पेशेंट में नीड टू टेक मेडिकेशन टू मैनेज द सिम्टम्स सच एज पेन, रिफ्लक्स, कंस्टिपेशन। नर्स शुड ensure that the patient understand the correct dosage and potential side effect of these medications। तो एक नर्स को चाहिए कि वो टाइम पर पेशेंट को जो मेडिसिन होते हैं वो प्रोवाइड करे और उसके अलावा पेन की पेन किलर, कंस्टिपेशन के लिए भी मेडिसिन दी जाती है ताकि पेशेंट को कंस्टिपेशन का मसला ना हो। हाई डाइट फाइबर फूड प्रोवाइड किया जाता है ताकि कंस्टिपेशन का मसला ना हो। ड्यूरिंग जब वो स्टूल पास करता हो तो उसको बहुत ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े और उसकी वजह से प्रेशर फिर इंक्रीज़ होता है हमारे एसोफेगस पर और उसकी वजह से डायवर्टिकुलम का जो बल्जिंग है या एस्केप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारे हमारे पास कुछ मेडिकेशन आप देख सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, हमारे पास लास्ट स्लाइड है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है वो हमारे पास कंटिन्यू है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जब किसी पेशेंट के लिए सर्जरी एडवाइस की जाए तो फिर आप उसका किस तरह ख्याल रख सकते हैं। फॉर द पेशेंट हु अंडरगो सर्जरी रिमूव द डायवर्टिकुलम, नर्स शुड क्लोजली मॉनिटर द सर्जिकल इंसिजन फॉर साइन इन्फेक्शन और लीकेज। तो नर्स को चाहिए कि पेशेंट का जो जहाँ पर जो कट हुआ है डायवर्टिकुलम को रिमूव किया गया है तो उस जगह को अच्छी तरीके से स्टेरिलाइज करे और उसका ख्याल रखे, मॉनिटर करे। Patient may also nasogastric tube and may need to assess with maintain proper nutrition and hydration during the post-operative period। तो during surgery या after surgery और क्या कर सकते हैं, नर्स को चाहिए कि वो जो एंजियो ट्यूब है जो पेशेंट की न्यूट्रिशन के लिए पास किया जाता है उसका ख्याल रखा जाए और उसके अलावा प्रॉपर न्यूट्रिशन हाइड्रेशन का ख्याल रखा जाए। एजुकेशन, एक नर्स को चाहिए कि पेशेंट को अच्छी तरीके से एजुकेट करे डाइट के हवाले से और स्टेरिलाइजेशन के हवाले से और इसके अलावा टाइम पर मेडिसिन लेने के हवाले से। नर्स शुड एजुकेट द पेशेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग हाई फाइबर डाइट, ताकि कंस्टिपेशन ना रहे इसके लिए हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड किया जाता है। स्टेइंग वेल हाइड्रेटेड, ताकि और अपने आप को हाइड्रेटेड रखे, ज़्यादा पानी पिए। अवॉइडिंग एक्टिविटी दैट कैन इंक्रीज द इंट्राएब्डोमेनल प्रेशर सच एज हेवी लिफ्टिंग और स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉल मूवमेंट्स। तो ड्यूरिंग जब पेशेंट स्टूल पास करता है या जब एक्सरसाइज करता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ना उसे लगाना पड़े जिसकी वजह से एसोफेगस पर प्रेशर बढ़ सकता है और डायवर्टिकुलम जो होता है वो दोबारा रिकर हो सकता है या बहुत ज़्यादा एडवांस में जा सकता है। पेशेंट शुड बी एडवाइज टू सीक मेडिकल अटेंशन इफ दे एक्सपीरियंस वर्सेनिंग सिम्टम्स और developing complications such as fever or severe abdomen
पीना। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा मसला है तो आप उसे एजुकेट करें कि आपने टाइम पर हॉस्पिटल आना है, और अगर किसी आपके फैमिली में किसी पेशेंट को मसला है डायबिटिकुलम का, तो उसे टाइम पर अगर ट्रीट किया जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे हमारे पास कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि और भी पैथोफिजियोलॉजी और एचएन की वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो आज तक ही इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।